आई एम अफान हाशमी, योर साइंस टीचर। और आज की क्लास में हम अपनी क्लास 10th साइंस का 8वां चैप्टर धातु एवं अधातु यानी मेटल एंड नॉन मेटल डिस्कस करने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करने वाले हैं, सभी के सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के नजरिए से बहुत जरूरी है और आपको इन सभी की खूब अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। हमने इस चैप्टर में 24 क्वेश्चंस का कलेक्शन बनाया है और ये जो कलेक्शन बनाया गया है ये पिछले कई साल के पेपर का एनालिसिस करके बनाया गया है। तो इनकी खूब अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से भी कोई क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में नजर आ जाए। बाकी कॉन्सेप्ट तो सेम रहने वाला है, तो इस तरह के क्वेश्चन से आपको अपने एग्जाम में दिखेंगे और चांसेस ये भी है कि इनमें से भी कोई एक क्वेश्चन दिख जाए। तो प्रैक्टिस करनी है खूब बढ़िया तरीके से। चलिए शुरू करते हैं एमसीक्यूज के साथ और देखते हैं पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है, सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? तन्य मतलब डक्टाइल। ये पूछा जा रहा है कि चार ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें से सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल यानी तन्य धातु कौन सी है? सोना, तांबा, चांदी या इनमें से कोई भी नहीं। तो सबसे ज्यादा जो अधिक तन्य धातु है वो है यहाँ पर सोना। ठीक है, क्योंकि सोने के आप तार भी बना सकते हैं पतले पतले और उसकी शीट्स भी बना सकते हैं आप सोने की। ठीक है, तो सबसे ज्यादा तन्य जो है डक्टाइल जो है वो हो गया हमारा सोना। अगला प्रश्न है, धातु की प्रतिक्रियाशीलता का सही क्रम क्या है? हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं और हमसे ये पूछा गया है कि जो रिएक्टिविटी प्रतिक्रियाशीलता है इनकी, उसका सही क्रम क्या है? तो बच्चों, जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि जितने भी यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं उनमें से सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव धातु है वो है सोडियम। तो पहले नंबर पे तो सोडियम आएगा। दूसरा नंबर है हमारा मैग्नीशियम का, फिर है जिंक का और सबसे लीस्ट रिएक्टिव होता है कॉपर, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल सही सलीके से अरेंज है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प नंबर डी। अगला प्रश्न है, जब जस्ता धातु क्षार के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस बनती है? ये पूछा जा रहा है, जब जिंक मेटल जो है जब वो बेसिस के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस बनती है वहां पर? तो बच्चों, इसका जो सही उत्तर है वो है H2। वैसे तो आमतौर पर मेटल जो है वो वीक बेसिस होते हैं, तो इसलिए वो क्या कहते हैं, अपने इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर की वजह से मेटल के साथ उसके बेसिस के साथ रिएक्ट करते नहीं है। लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिनको हम उभयधर्मी यानी एम्फोटेरिक, जिनको हम एम्फोटेरिक मेटल्स बोलते हैं, जो रिएक्ट कर जाते हैं बेसिस के साथ, जिनमें से एक जिंक भी है। तो होता क्या है, जब जिंक का रिएक्शन होगा किसके साथ? एक बेस के साथ, तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पर? हमको मिलेगा और कौन सी गैस? H2 गैस क्या होती है? रिलीज हो जाती है। ठीक है, फटाफट से क्वेश्चन को बैलेंस कर देंगे। यहाँ पर बस 2 ही आना है, बाकी सब तो बैलेंस्ड ही है। जी हाँ, ठीक है। तो बच्चों, ये रिएक्शन हो रही होती है जब जस्ते का यानी जिंक का रिएक्शन हो रहा होता है किसी क्षारक यानी बेस के साथ। ठीक है, ये रिएक्शन होती है और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं H2 गैस रिलीज हो रही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन उपधातु है? ठीक है, चार दिए गए हैं यहाँ पर और हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन उपधातु है। तो ऑप्शन है सोडियम, कॉपर, कार्बन या ये Sb यानी एंटीमनी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है हमारा एंटीमनी। ये एक उपधातु है। हाँ, अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? ऑप्शंस हैं कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम या जिंक। ये पूछा गया है सबसे बढ़िया इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर कौन है? तो बच्चों, इसका जो सही उत्तर है वो है कॉपर, क्योंकि इसके अंदर जो रेजिस्टेंस है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा कम होती है। तो इसलिए सबसे अच्छा विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी का चालक है कॉपर। अगला प्रश्न है, गंधक एक है। गंधक क्या है ये पूछा जा रहा है हमसे। धातु है, अधातु है, मिश्रण है या फिर उपधातु है? तो गंधक जो है हमारा वो अधातु है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है,
सिनेबार किसका अयस्क है? ये पूछा जा रहा है कि सिनेबार जो है वो किसकी ओर है ना, किसका ओर है? तो इसका जो हमारा सही उत्तर है वो है पारा यानी मरकरी। सबसे कॉमन ओर है सिनेबार मरकरी का, तो पारा यानी मरकरी इसका हमारा सही उत्तर हो गया। अगला हमारा प्रश्न है, तांबा और जस्ता की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तांबा और जस्ता यानी हमारा क्या बोलते हैं, हमको क्या पूछा जा रहा है, तांबा और जस्ता की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? ऑप्शन है पीतल, तांबा, सोल्डर या फिर स्टील। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर है वो है पीतल यानी ब्रास। कॉपर और जिंक की मिश्र धातु को हमसे पूछा जा रहा था क्या कहते हैं? तांबा यानी कॉपर, जस्ता यानी जिंक, इसकी मिश्र धातु को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पीतल यानी ब्रास। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? ऑप्शन है लिथियम, कैल्शियम, तांबा या लोहा। लोहा, तांबा, कैल्शियम को तो बिल्कुल काटा नहीं जा सकता चाकू से, बल्कि लिथियम ही है जो यहाँ पर सबसे ब्रिटल है, तो उसी को हम यहाँ पर चाकू से काट सकते हैं और हमारा सही उत्तर भी लिथियम ही है। अगला प्रश्न है, वह कौन सी अधातु है जो विद्युत की सुचालक है? ठीक है, हमसे ये पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, मतलब कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ऑप्शन है ग्रेफाइट, लकड़ी, प्लास्टिक या हीरा। तो इसका सही उत्तर है वो है ग्रेफाइट। एक कार्बन का एलोट्रोप होता है, इसलिए इसकी अलग तरह की फिजिकल फॉर्म होती है, जिसकी वजह से ये विद्युत का सुचालक है, होता है। अगला प्रश्न है हमारा, लोहे पर जिंक चढ़ाने की विधि क्या कहलाती है? मतलब लोहे पर जिंक चढ़ाने को क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं गैल्वनीकरण यानी गैल्वनाइजेशन। ठीक है, गैल्वनाइजेशन हमारा क्या होता है? लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाना, जिससे उसको हम कोरोजन से बचा सके। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, कौन सी धातु हथेली पर रखने पर पिघलने लगती है? ऑप्शन है हीलियम, आर्गन, लोहा या गैलियम। तो बच्चों जो धातु हथेली पर रखने पर पिघलने लगती है वो है गैलियम। ठीक है, तो ये थे हमारे 12 एमसीक्यूज। बहुत ही आसान एमसीक्यूज थे इस चैप्टर में, लेकिन ये जरूरी भी है। इस तरह के क्वेश्चन इस चैप्टर से अक्सर पूछे गए हैं, तो आपको इन एमसीक्यूज को ध्यान में रखना है। और अब हम बढ़ते हैं अपना अगले सेक्शन की तरफ, जो है हमारा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का। ठीक है बच्चों, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में 2 नंबर में एक सवाल पूछा जाता है। यानी मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि एक सवाल की जो वैल्यू है वो 2 नंबर की है। ऐसा नहीं कि एक ही सवाल आएगा वेरी शॉर्ट का, ऐसा नहीं है। 2 नंबर का सवाल, 2 नंबर की वैल्यू है एक क्वेश्चन की। अब जैसे यहाँ पर प्रश्न देखिए, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है? किन्हीं 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों के उदाहरण दीजिए। अब आप देख सकते हैं एक ही सवाल के अंदर हमसे 2 सवाल पूछे गए हैं, इसीलिए ये 2 नंबर का सवाल होता है और उसी के हिसाब से हमें इसका आंसर लिखना होता है। ठीक है, उभयधर्मी ऑक्साइड यानी एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के बारे में हमसे सवाल किया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ऐसे धात्विक ऑक्साइड जिनकी प्रकृति अम्लीय तथा क्षारकीय दोनों प्रकार की होती है, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 तथा जिंक ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण हैं। मतलब ऐसे ऑक्साइड हैं ये जो बेसिस की तरह भी रिएक्ट करते हैं और एसिड्स की तरह भी। इनकी जो प्रकृति है, इनका जो नेचर है वो एसिडिक भी है और बेसिक भी है। उनको हम कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड यानी एम्फोटेरिक ऑक्साइड। 2 एग्जाम्पल इसके हो गए, एल्युमिनियम ऑक्साइड यानी Al2O3 और दूसरा एग्जाम्पल हो गया इसका जिंक ऑक्साइड यानी ZnO। अगला प्रश्न हमारा है, धातु ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड क्यों कहा जाता है? यानी मेटल ऑक्साइड को बेसिक ऑक्साइड क्यों कहा जाता है, ये सवाल है। आइए देखते हैं। धातु ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड कहा जाता है क्योंकि ये जल के साथ अभिक्रिया करके क्षार यानी एल्कली यानी क्षारक ब्रैकेट में यानी बेसिस जैसे हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो वही इसलिए कहते हैं इसको धातु मेटल ऑक्साइड को बेसिक ऑक्साइड, क्योंकि जब ये पानी के साथ रिएक्ट करता है तो ये एक हाइड्रोक्साइड जैसे बेसिस बनाता है। ठीक है, उदाहरण हो गया हमारा सोडियम ऑक्साइड Na2O, जल के साथ अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल हमने ले लिया, एक सोडियम ऑक्साइड का रिएक्शन किससे कराया हमने? वाटर, पानी के साथ। ठीक है, ये रहा हमारा सोडियम ऑक्साइड और ये है हमारा H2O, तो हमारा हो गया वाटर। ठीक है, ये हमारा
सोडियम ऑक्साइड। रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं सोडियम ऑक्साइड का? पानी के साथ, और मिल क्या रहा है हमें? एक क्षारक NaOH, यानी सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है, सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? क्वेश्चन पूछा है कि सोडियम मेटल जो है उसको केरोसिन यानी मिट्टी के तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है? सोडियम अभिक्रियाशील धातु है, ये हवा में, सोडियम जो है ना एक बहुत ही रिएक्टिव मेटल है, तो ये हवा में स्वतः जलने लगती है। मतलब अगर आप इसको हवा में रखेंगे ना तो ये जलने लगेगी और सोडियम ऑक्साइड का निर्माण करती है। इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने तथा आकस्मिक आग को रोकने के लिए यानी एक्सीडेंटल फायर को रोकने के लिए मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। ठीक है, अगर हवा में रखेंगे तो ये इतनी ज्यादा रिएक्टिव होती है कि ये रिएक्ट करने लगेगी और सोडियम ऑक्साइड का निर्माण करने लगेगी। ठीक है, इसलिए इसको हम सुरक्षित रखने के लिए और एक्सीडेंटल फायर को प्रिवेंट करने के लिए इसको मिट्टी के तेल में डुबाकर रखते हैं। अगला प्रश्न है, धातु निष्कर्षण प्रकरण में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, क्यों? ठीक है, मेटल एक्सट्रैक्शन की बात कर रहे हैं कि उसमें कार्बोनेट और सल्फाइड की जो ओर होती है उसको ऑक्साइड में चेंज किया जाता है। ऐसा क्यों होता है ये पूछ रहे हैं, ऐसा हम क्यों करते हैं? ठीक है, तो ऐसा इसलिए करते हैं, किसी धातु को उसके सल्फाइड और कार्बोनेट की अपेक्षा उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान होता है। ठीक है, इसलिए पहले धातु सल्फाइड एवं कार्बोनेट को पहले उनके धातु ऑक्साइड में बदल दिया जाता है, फिर अपचयन प्रक्रिया के द्वारा उनको प्राप्त कर लिया जाता है। ठीक है बच्चों, इसीलिए करते हैं क्योंकि जो हमारा सल्फाइड और कार्बोनेट है उसकी अपेक्षा में उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना किसी धातु को ज्यादा आसान होता है। इसलिए जो उसका सल्फाइड और कार्बोनेट होता है, आई मीन इसलिए पहले धातु सल्फाइड एवं कार्बोनेट को पहले उनके धातु ऑक्साइड में बदल दिया जाता है। इसीलिए बदल दिया जाता है क्योंकि वहां से उनका जो एक्सट्रैक्शन है वो ज्यादा आसान है। ठीक है, फिर उसके बाद अपचयन प्रक्रिया के द्वारा उनको प्राप्त कर लिया जाता है, यानी रिडक्शन के द्वारा। उपचयन अपचयन पढ़ रखा है ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अपचयन प्रक्रिया यानी रिडक्शन प्रक्रिया के द्वारा उसको प्राप्त कर लिया जाता है ऑक्साइड बनाने के बाद। अब हमसे पूछा जा रहा है निस्तापन क्या है, उदाहरण दें। निस्तापन यानी कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन का सवाल है, ये पूछा गया है कैल्सिनेशन क्या है, एक उदाहरण दीजिए। कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु की उपस्थिति में अधिक तापमान पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है और भाप में बदलने वाली अशुद्धियां बाहर निकल जाती हैं। इस प्रक्रिया को निस्तापन यानी कैल्सिनेशन कहते हैं। क्या होता है बच्चों, कार्बोनेट अयस्क जो होता है उसको सीमित वायु की उपस्थिति में, मतलब लिमिटेड एयर की प्रेजेंस में बहुत हाई टेम्परेचर पर गर्म करने पर ऑक्साइड में बदल दिया जाता है। जो जब उसको हम हाई टेम्परेचर पर गर्म करेंगे ना तो उसको उसको फिर हम ऑक्साइड में चेंज कर देते हैं। और भाप में बदलने वाली अशुद्धियां बाहर निकल जाती हैं और भाप की फॉर्म में, मतलब स्टीम की फॉर्म में जो अशुद्धियां होती है वो बाहर निकल जाती हैं। इसी पूरी प्रक्रिया को हम कैल्सिनेशन कहते हैं। एग्जाम्पल हो गया, जैसे एक जिंक कार्बोनेट की बात कर लेते हैं। जब हम उसको एक हाई टेम्परेचर पर लिमिटेड एयर के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो हमें एक जिंक ऑक्साइड मिल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं निस्तापन यानी सॉरी कैल्सिनेशन। अगला प्रश्न हमारा है, खनिज एवं अयस्क में अंतर स्पष्ट करिए। ठीक है, हमसे पूछा है खनिज एवं अयस्क में अंतर। चलिए देख लेते हैं कि खनिज और अयस्क में अंतर क्या होता है। सबसे पहले खनिज, सभी खनिज अयस्क नहीं होते। पृथ्वी की सबसे पहला वो पॉइंट है, खनिज में सभी खनिज अयस्क नहीं होते, यानी जितने भी हमारे वो मिनरल हो गए, खनिज यानी मिनरल। मैं एक सेकंड उसको मेंशन करना भूल गया। खनिज हमारे हो गए मिनरल और अयस्क हमारी होती है और ये तो हो गए हमारे अयस्क और ये होते हैं हमारे खनिज। ठीक है,
खनिज क्या, अब खनिज सबसे पहले खनिज देख लेते हैं। सभी खनिज अयस्क नहीं होते, मतलब सारे के सारे मिनरल्स और तो नहीं होते। पृथ्वी की भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक खनिज कहलाते हैं। ठीक है, ये हो गए हमारे खनिज। अयस्क की बात करें, सभी अयस्क खनिज हैं, जितनी भी ओर्स हैं वो सब मिनरल्स हैं। ठीक है ना। वो वे खनिज जिनसे धातुएं आसानी से और कम लागत पर प्राप्त की जा सकती हैं अयस्क कहलाते हैं। ठीक है, वो मिनरल्स जिनसे धातुएं यानी जिनसे मेटल जो है आसानी से और कम लागत यानी कम चीजों को लगाकर प्राप्त करी जा सकती हैं, उनको हम अयस्क यानी ओर्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न हमारा है संक्षारण को परिभाषित करें। संक्षारण से बचने के दो उपाय लिखें। कोरोजन की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, संक्षारण यानी कोरोजन। ठीक है, क्या कहा है क्वेश्चन में, कोरोजन को डिफाइन करना है और उससे बचने के दो उपाय बताने हैं। चलिए कोरोजन देख लेते हैं पहले क्या है। वायु तथा नमी की उपस्थिति में किसी धातु का अ, परत बनकर नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। ठीक है, क्या होता है बच्चों, हवा, वायु मतलब हवा, तथा नमी यानी एयर और मॉइस्चर की प्रेजेंस में किसी मेटल का परत, किसी मेटल के ऊपर आपने, अगर आप लोहे का एग्जांपल ले लें, आप लोहे को देखेंगे, जब वो हवा और हमारा ये मॉइस्चर की प्रेजेंस में होता है तो कुछ कुछ टाइम के बाद उसके ऊपर ना एक ब्राउन कलर का पाउडर आ जाता है लोहे के ऊपर। ठीक है, जिसको आप जंग यानी रस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, धातु का परत बन बनकर नष्ट होना, उसी को हम कोरोजन कहते हैं, जंग लग जाना। ठीक है बच्चों, ये हमारा कोरोजन कहलाता है। अब इससे बचने के दो उपाय हैं। यशद लेपन यानी जिंक की परत चढ़ाकर गैल्वेनाइजेशन कर देंगे लोहे का, गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, यशद लेपन हमारा मतलब गैल्वेनाइजेशन कर दिया, यानी जिंक यानी जस्ते की परत चढ़ा दी लोहे के ऊपर, इससे हम उसको संचारण से बचा सकते हैं। दूसरा हमारा हो गया पेंट करके, धातु के ऊपर पेंट करके। अगर हम जैसे हमारा कोई भी धातु है, कोई भी मेटल है, और उसको हमें संक्षारण से बचाना है तो उसके ऊपर हम पेंट कर सकते हैं, ये भी एक उपाय है उसको बचाने का। और तीसरा हमारा हो गया ग्रीस लगाकर, धातु के ऊपर ग्रीस लगाकर। धातु के ऊपर अगर आप ग्रीस लगा देंगे तब भी आप उसको संक्षारण से बचा सकते हैं। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर 20 हमारा है, भर्जन क्या है, एक उदाहरण दे। भर्जन यानी रोस्टिंग, क्वेश्चन है रोस्टिंग के ऊपर। आइए देखते हैं क्या होता है भर्जन यानी रोस्टिंग। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक तापमान पर गर्म करने पर ऑक्साइड में बदला जाता है और भाप में बदल जाने वाली अशुद्धियां बाहर निकल जाती हैं। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। ठीक है, क्या होता है बच्चों, जो सल्फाइड अयस्क होता है यानी सल्फाइड और होती है, उसको वायु की उपस्थिति में यानी प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एक हाई टेम्परेचर पर हीट किया जाता है और उसको ऑक्साइड में चेंज कर दिया जाता है और भाप में बदल जाने वाली अशुद्धियां बाहर निकल जाती हैं। और जो इस प्रोसेस में जो चीजें भाप में बदल रही होती है वो होती है अशुद्धियां, ये बाहर हो जाती हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं रोस्टिंग। ठीक है, यानी भर्जन। जैसे यहाँ पर हमने जिंक सल्फाइड का एग्जांपल लिया है, 2ZnS प्लस 3O2। जब हम इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर इसका रिएक्शन कराएंगे यानी हीट कर रहे होंगे तो हमें एक जिंक का ऑक्साइड मिल जाएगा और यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी। इसी पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं भर्जन यानी रोस्टिंग। अगला प्रश्न है, मिश्र धातु किसे कहते हैं, इसके दो नाम तथा उपयोग लिखिए। ठीक है बच्चों, मिश्र धातु की बात कर रहे हैं यानी अलॉयज की बात कर रहे हैं। इसके दो नाम तथा उपयोग भी लिखना है। क्वेश्चन में, क्वेश्चन दो पार्ट में है, पहले बोला है मिश्र धातु किसे कहते हैं, पहला पार्ट तो ये हो गया, इसके दो नाम तथा उपयोग लिखिए। ठीक है बच्चों, देखते हैं ये क्या है इसका उत्तर। किसी धातु को के किसी अन्य धातु अथवा अधातु के साथ गलित अवस्था में मिलाने से जो समांगी मिश्रण प्राप्त होता है उसे मिश्र धातु कहते हैं। मतलब एक किसी धातु यानी एक मेटल के किसी अन्य मेटल के साथ जब हम उसको मिक्स कर देते हैं उसकी गलित अवस्था यानी उनकी मेल्टेड फॉर्म में, तो उनको मिलाने पर जो हमें मिश्रण प्राप्त होता है यानी जो मिक्सचर हमको प्राप्त होता है उसे हम मिश्र धातु यानी अलॉय कहते हैं। ठीक है, मिश्र धातु के नाम एवं उपयोग, एक हो गया हमारा इस्पात यानी स्टील,
जहाज तथा वाहनों के निर्माण में, मतलब हमारे जो जहाज और जो हमारी व्हीकल्स होती हैं उनके निर्माण में, जैसे गाड़ी हो गई, बाइक हो गई, उनके निर्माण में जो इस्तेमाल होती है उसका एक इस्तेमाल इस्पात का हो गया। ठीक है। पीतल की बात करें यानी ब्रास, ये किस चीज में इस्तेमाल होता है? बर्तनों के निर्माण में, यानी यूटेंसिल्स, बर्तन जो आम बर्तन हम लोग इस्तेमाल करते हैं घर में, उसमें जो है इस पीतल का उपयोग होता है। प्रश्न नंबर 22 है, धातु और अधातु के बीच भौतिक गुणों के आधार पर अंतर स्पष्ट करें। ठीक है। सबसे पहले धातु की बात कर लेते हैं। मेटल और नॉन मेटल के बीच में उनकी फिजिकल क्वालिटीज के बेसिस पर हमको डिफरेंस बताना है। पहले हम धातु की बात कर लेते हैं। धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है। ठीक है। तो मतलब जो हमारे मेटल्स होते हैं उनमें एक विशेष प्रकार की चमक, यानी दे आर, उनके अंदर एक लस्टर होता है जिसको हम लस्टर बोलते हैं। चमक, जो विशेष चमक है हमारी, लस्टर कहलाती है। सो मेटल्स आर लस्ट्रस। पहले पॉइंट का मतलब हुआ हमारा मेटल्स जो है वो लस्ट्रस होते हैं। धातु विद्युत धनात्मक होती हैं। ठीक है बच्चों। जो हमारे जो मेटल्स होते हैं वो विद्युत धनात्मक होते हैं, यानी दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। तीसरा पॉइंट है, धातु ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है। जो हमारे मेटल्स होते हैं दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और चौथा पॉइंट है, धातु आघातवर्धनीय तथा तन्य होती है, यानी जो मेटल्स हैं दे आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। मतलब आप उनकी शीट्स भी बना सकते हैं, उनको मेल्ट कर सकते हैं, और उनके दे कैन बी टर्न इनटू थिन वायर्स, मतलब वो डक्टाइल होते हैं यानी तन्य होते हैं। और पांचवा पॉइंट है हमारा, धातुओं के घनत्व उच्च होते हैं, मतलब जो मेटल्स होते हैं उनकी डेंसिटी बहुत हाई होती है। तो पहला पॉइंट में था कि उनमें एक चमक होती है यानी लस्टर होता है, दे आर, मतलब फिर जो दूसरा पॉइंट था हमारा वो है, धातु विद्युत धनात्मक होते हैं यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक है। तीसरा पॉइंट था, ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक होते हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिसिटी। धातु ये हमारे हो गए मेलिएबल एंड डक्टाइल। मेलिएबल एंड डक्टाइल और हाई डेंसिटी, पांचवा पॉइंट। डेंसिटी। ठीक है बच्चों, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर धातु के हो गए 5 पॉइंट। अधातु देख लेते हैं। अधातु में ऐसी कोई चमक नहीं होती, अपवाद आयोडीन एवं ग्रेफाइट में चमक होती है। अब क्या है बच्चों, ये जो हमारे नॉन मेटल होते हैं अधातु, यानी नॉन मेटल, उधर भी मेटल लिख लेते हैं यहाँ पर, धातु यानी ये हो गए हमारे मेटल। तो नॉन मेटल में क्या होता है, इनके अंदर कोई चमक नहीं होती, यानी दे आर नॉन लस्ट्रस। बट यहाँ पर एक्सेप्शन है दो, आयोडीन और ग्रेफाइट। ठीक है, दो एक्सेप्शन हमारे पास है, आयोडीन और ग्रेफाइट ही चमकते हैं। ठीक है, बाकी जितने भी अधातु हैं उनके अंदर कोई किसी तरह की चमक नहीं होती। दूसरा पॉइंट है, अधातु विद्युत ऋणात्मक होती है, सिर्फ हाइड्रोजन धनात्मक होती है। अब क्या होता है, जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। सिर्फ एक हाइड्रोजन है जो धनात्मक होता है, सिर्फ एक हाइड्रोजन एक ऐसा एक्सेप्शन है जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। तीसरा पॉइंट है, अधातु ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक होती है, मतलब दे आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सिर्फ हाइड्रोजन एवं ग्रेफाइट, यहाँ पर भी दो एक्सेप्शन है, हाइड्रोजन और ग्रेफाइट है जो विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है बच्चों। चौथा पॉइंट है हमारा, अधातु आघातवर्धनीय तथा तन्य नहीं होती। ठीक है, यानी नॉट मेलिएबल एंड डक्टाइल, ना तो मेलिएबल होती ना ही डक्टाइल होती है। ना तो आप इनकी शीट्स बना सकते नॉन मेटल्स की, ना ही आप इनको लंबे लंबे तारों में खींच सकते।
टूट जाएंगी उससे पहले ही। अधातु की धनात्मक निम्र होती है, इनकी जो डेंसिटी होती है वो इतनी ज्यादा हाई नहीं होती, मतलब इनकी जो डेंसिटी है वो लो डेंसिटी होती है। ठीक है, ये हो गया हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस के ऊपर डिफरेंस किसका, धातु और अधातु का। 5 नंबर का सवाल है, 5-5 पॉइंट दोनों में हमने लिख दिया है, लॉन्ग आंसर की कैटेगरी में ये आता है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आपको भी ये पांचों के पांचों पॉइंट्स एग्जाम में लिख कर आने हैं। 5 पॉइंट मेटल के लिए, 5 पॉइंट नॉन मेटल के लिए। और हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज की हमने बात करी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर हमने इनके डिफरेंशिएशन किया है, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड ये थी कि आपको इनके भौतिक गुणों के आधार पर अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, अभी हमने रासायनिक गुणों की बात नहीं करी है यहाँ पर। हो सकता है आगे हमको एक सा सवाल मिल जाए जहां पर हमें रासायनिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु का डिफरेंशिएशन करना पड़े, इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताना पड़े, तो उसका जो आंसर है वो अलग होगा। ये नहीं कि वहां पे भी यही आंसर लिख के आ गए। फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज आप अच्छी तरह जानते हैं, अलग अलग चीजें होती हैं। तो ये आंसर लिखना है भौतिक यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे। केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर जो आंसर आएगा आगे, अगर आगे क्वेश्चन आया तो हम डिस्कस करेंगे, और वो फिर वो आंसर लिखना है। ठीक है, सो अगला प्रश्न हमारा है, आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं, परंतु गलित अवस्था में ये जलीय विलयन के रूप में विद्युत का चालन करते हैं, इसके पीछे क्या वैज्ञानिक कारण है। ठीक है, चलिए समझते हैं क्या वैज्ञानिक कारण है। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते हैं क्योंकि ठोस अवस्था में संरचना के कारण आयन की गति संभव नहीं होती है। ठीक है, इनकी जो शेप होती है, इनका जो मतलब फिगर होता है, उसके जब ये ठोस अवस्था में होते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें जो आयन की गति है वो संभव नहीं होती, जो मूवमेंट है आयन का वो पॉसिबल नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ये ठोस अवस्था में जो है ये विद्युत का चालन कर नहीं पाते। लेकिन आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, क्योंकि गलित अवस्था में विपरीत आवेश वाले आयनों के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कमजोर पड़ जाता है, इसलिए आयन स्वतंत्र रूप से गमन करते हैं, एक विद्युत का चालन करते हैं। ठीक है बच्चों, इसलिए कर पाते हैं अपनी ये गलित अवस्था में विद्युत का चालन, क्योंकि गलित अवस्था में क्या होता है, ये जो पोटेंशियल होता है विपरीत आवेश वाले, यानी सॉरी पोटेंशियल कह रहा हूँ, उल्टे मतलब विपरीत आवेश यानी अपोजिट चार्ज वाले जो आयन होते हैं उनके मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण, मतलब वो उनको अट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, उनके जो हमारे ये अपोजिट चार्ज वाले जो आयन होते हैं उनके जो आकर्षण बल जो है वो कमजोर पड़ जाते हैं, इसलिए आयन स्वतंत्र रूप से गमन करते हैं। जब ये अपनी गलित अवस्था में होते हैं तो जो अपोजिटली चार्ज जो हमारे क्या बोलते हैं आयन होते हैं, उनके जो अट्रैक्शन वो होते हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वो वीक पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से आयन स्वतंत्र रूप से गमन करते हैं, एक विद्युत का चालन करते हैं। इसी वजह से ये अपनी गलित अवस्था में तो कर पाते हैं विद्युत का चालन, और अपनी ठोस अवस्था में नहीं कर पाते, क्योंकि वहां पर इनकी एक शेप फिक्स्ड रहती है, ठोस रहती है। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 23 का उत्तर। और अब है हमारा आखिरी प्रश्न इस चैप्टर का। जैसा कि मैं आपको इससे पहले वाले प्रश्न में बता रहा था, हम धातुओं और अधातुओं को उनके 2 भौतिक तथा 3 रासायनिक गुणों के आधार पर अंतर लिखिए। पहले हम किसके गुण, कौन से आधार पर लिख के आए हैं अंतर, हम लिख के आए हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर। अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की यहाँ पर। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। सबसे पहले भौतिक गुणों के आधार पर देख लेते हैं। भौतिक गुणों के आधार पर सबसे पहले भौतिक गुण देख लेंगे। स्वरूप, धातुएं सामान्यतः चमकदार होती है, ये हमको मालूम है, और इनमें धात्विक चमक होती है, मेटेलिक शाइन होती है। अधातुएं सामान्यतः चमकहीन होती है और इनमें धात्विक चमक नहीं होती। ये हमें पता ही है कि मेटल जो होते हैं उनके अंदर एक मेटेलिक शाइन होता है, और जो नॉन मेटल होते हैं उनके अंदर कोई भी नॉन मेटेलिक शाइन नहीं होता। लचीलेपन और तन्यता, धातुएं लचीली होती हैं, इन्हें पतला करके शीट में बदला जा सकता है। लचीलापन और लंबी तारों में तन्यता और क्या बोलते हैं, लंबी तारों में भी इनको बदला जा सकता है। अधातुएं भंगुर होती है, यानी ब्रिटल होती है, और इन्हें शीट में नहीं बदला, ना तो इनको शीट में बदला जा सकता और ना ही हम इनको तारों में बदल सकते, क्योंकि ये टूट जाएंगी, ब्रिटल होती है। ठीक है, अब रासायनिक गुणों की बात कर लेते हैं। रासायनिक गुणों के आधार पर क्या डिफरेंसेस हैं धातु और अधातुओं में। तो धातुएं जो होती हैं वो ऑक्सीजन के साथ, सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सीजन से अभिक्रिया, धातुओं की देखेंगे फिर अधातुओं की देखेंगे। ठीक है, धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं, यानी बेसिक ऑक्साइड्स बनाती हैं, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड।
और अगर हम अधातुओं की बात करें तो वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं, यानी एसिडिक ऑक्साइड बनाती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर ऑक्साइड हो गया। तो ये तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया के बेसिस पर हो गया हमारा डिफरेंस पहला। मतलब जब मेटल रिएक्ट करेगा तो वो बनाएगा बेसिक ऑक्साइड्स, और जब नॉन मेटल रिएक्ट करेगा वो बनाएगा एसिडिक ऑक्साइड्स। बेसिक ऑक्साइड का एग्जांपल हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड मेटल के केस में, और एसिडिक ऑक्साइड्स के केस में एग्जांपल हो गया कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये हो गया नॉन मेटल के केस में। पानी से अभिक्रिया, जब पानी से रिएक्शन होगा तब देखते हैं क्या होगा। कई धातुएं जैसे सोडियम पोटेशियम पानी के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रो ऑक्साइड बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस जारी करती हैं। अधातुएं पानी के साथ अधिकांश मामलों में अभिक्रिया नहीं करती हैं। ठीक है बच्चों, पानी के साथ जब मेटल्स रिएक्ट करेंगे तो वो तो बनाएंगे सोडियम, क्या बोलते हैं, मेटल्स लाइक सोडियम और पोटेशियम जब पानी के साथ रिएक्ट करेंगे वो तो बनाएंगे हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेंगे। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, मतलब ज्यादातर नॉन मेटल जो पानी के साथ रिएक्ट करते ही नहीं है। फिर बात कर ले विद्युत चालकता की। धातुएं अच्छे विद्युत चालक होती हैं क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होता है इनके अंदर, इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो मेटल्स जो है वो अच्छे विद्युत चालक होते हैं। अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं सिवाय ग्रेफाइट के। जो अधातु होती हैं वो कंडक्टर्स नहीं होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की। सिर्फ एक एक्सेप्शन है ग्रेफाइट, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ठीक है, जो कि कार्बन का एक अपरूप है। ये कार्बन का आइलोट्रॉप होता है, तो इसलिए इसकी कुछ अलग ही तरह की फिजिकल फॉर्म होती है जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाता है। ये हो गए रासायनिक गुणों के आधार पर धातु और अधातुओं में डिफरेंसेस। तो बच्चों ये चैप्टर हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। छोटा सा चैप्टर था ये, सिर्फ 24 क्वेश्चन थे इसके अंदर। 24 के 24 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। आपको अब क्या करना है, आपको इन सभी 24 के 24 सवालों की बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। अपने एग्जाम के नजरिए से आपके ये सवाल बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इनकी प्रैक्टिस करिए। हो सकता है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ये बात, हो सकता है कि इनमें से भी कोई सवाल आपको अपने एग्जाम में नजर आ जाए। और कोशिश हमने ये करी है कि सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हम इसके अंदर कवर कर लें। तो अगर आप इसको, मतलब ऐसा बाय चांस ऐसा भी हो जाता है अगर कि कोई क्वेश्चन रिपीट ही नहीं हुआ, तो बच्चों कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस तो आपकी खूब अच्छे तरीके से हो जाएगी इनकी प्रैक्टिस करके। तो इनकी तो आपको इनको बिल्कुल भी, मतलब क्या कहते हैं, लाइटली नहीं लेना है। खूब अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिए और अपना बढ़िया ढंग से पढ़ाई करिए। हम मिलते हैं आपको अगली क्लास में चैप्टर नंबर 9 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।